दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के निर्माण में साहित्यिक स्रोतों का योगदान। दोस्तों, ये प्राचीन भारत एंशंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बीए, एमए में, यूपीएससी, पीसीएस और दूसरे कंपटीशन के पेपर में पढ़ते हो। एकेडमिक में डिस्क्रिप्टिव और डिटेल में आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है और कंपटीशन के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू के टाइप्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हमने कई ऑथेंटिक बुक से आज का लेक्चर तैयार किया है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इसके ब्रीफ इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आज की कहानी के मेन हीरो साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों को हमने दो भागों, धार्मिक साहित्य और धार्मिकेतर साहित्य में डिवाइड किया है। धार्मिक साहित्य को भी हमने दो भागों में बांटा है। पहला ब्राह्मणों द्वारा लिखे साहित्य और दूसरा गैर ब्राह्मणों द्वारा लिखे साहित्य में। लास्ट में हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों से आपके इस पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉजिटिवर्सिटी पर। दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्ट में आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, इतिहास हम इंसानों के विकास की एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक जानकारी हमें देने का एक साइंस है। इतिहास एक साइंस, ठीक है। इसका काम क्या है? हम इंसानों के जो विकास का जो एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक नॉलेज हमें ये देता है। ये अभी तक के जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, उनके बेसिस पर जो पुरानी जो घटनाएं घट चुकी है, उन घटनाओं का फैक्चुअल और एनालिटिकल, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक ज्ञान हमें उपलब्ध करवाता है। देखिए, जिन अलग अलग साधनों और साक्ष्यों का, एविडेंस का इतिहास के अननोन फैक्ट, अज्ञात तथ्यों को जानने समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे इतिहास को जानने के स्रोत या साधन कहलाते हैं। और ये बेसिकली दो भागों में हम बांटते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है साहित्यिक स्रोतों पर, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो स्रोत है, हमें जो अज्ञात तथ्य हैं, जो जिन चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं है, उनको जानने समझने के लिए हम इन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के विषय में साहित्यिक स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। साहित्यिक स्रोतों के निर्माण में प्राचीन भारतीयों को पर्याप्त ज्ञान था। दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय साहित्य है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धार्मिकेतर साहित्य। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो हमने आपको समझाने के लिए एक चार्ट बनाया है। इसी तरीके का कुछ अगर आप अपनी बीए में, चाहे आप डीयू से हो, चाहे इग्नू से हो, चाहे आप मास्टर का कर रहे हो, कोई सा भी डिस्क्रिप्टिव पेपर कर रहे हैं, ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ भाई, इस बंदे को तो कॉन्सेप्ट पता है। तो इस तरीके से पढ़ना और समझना काफ़ी इजी रहता है। तो देखते हैं इसको। देखिए, जो साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धार्मिकेतर या लौकिक साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर आते हैं वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, सूत्र साहित्य, स्मृति, महाकाव्य और पुराण। और ब्राह्मणेतर साहित्य, इसको हमने दो भागों में बांटा है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। पिटक ग्रंथ के अंदर आते हैं सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और अन्य बौद्ध ग्रंथ। इसी तरह जैन साहित्य के अंदर भी कई सारी कृतियां हमें मिलती हैं, जिनका हम आगे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा सेकंड पार्ट है साहित्यिक स्रोतों का, धार्मिकेतर साहित्य, इसके अंदर जो विदेशी उनके जो यात्रा वृत्तांत हैं, जो उन्होंने भारत यात्रा के दौरान अपनी महत्वपूर्ण कृतियों, अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनका जिक्र है। जैसे यूनानी वृत्तांत, चीनी वृत्तांत,
तिब्बती वृत्तांत, अरब यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, तो ये एक चार्ट है, आपके सामने क्लियर हो गया कि साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से सोर्सेस हैं, और एक क्लियर इमेज आपके दिमाग में बैठ जाती है। इसी तरीके से आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य पर। देखिए, ब्राह्मण साहित्य के अंदर जो पहला है वो है वेद। वेदों की संख्या 4 है, और इसमें जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, और इसके बाद जो आते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद व्यास को इनका जो है संकलनकर्ता कहा जाता है, माना जाता है। इन चारों वेदों में देवी देवताओं की जो स्तुतियां हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, वैदिक कर्मकांड की जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध, 10 राज्य युद्ध का हमें जिक्र मिलता है। इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास ने अपने विरुद्ध बने 10 राजाओं के संघ को रावी नदी के तट पर हराया था। इस विजय के बाद सुदास को ऋग्वेद काल का चक्रवर्ती शासक माना गया। दोस्तों, बेसिकली वेदों के 4 भाग है: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। देखिए, संहिता, संहिता वेदों का देवी देवताओं की स्तुति वाला भाग है, और यह श्लोकों के रूप में है। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, इन ग्रंथों की जो रचना है वैदिक कर्मकांडों के विधि विधानों को समझाने के लिए की गई थी। इन ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। इसके साथ ही इन ग्रंथों से जो सामाजिक विषयों के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आरण्यक। देखिए, आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य, वन से हुई है। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है उपनिषद। देखिए, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। इसमें प्रमुख उपनिषद हैं मुंडक, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक आदि। इन उपनिषदों से भारतीय दर्शन के संबंध में जानकारी हमें हासिल होती है। अगला हमारा इसी में है वेदांग। अभी हमने जो शब्द यूज किया था वेदांत, मतलब वेदों का अंत, और ये वेदांग है, वेदों का अंग। ठीक है, तो ये अलग है, और ये वाला शब्द जो वेदांग है ये अलग है। अब आगे चलते हैं। देखिए, वेदों का अर्थ समझने और इसके सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपवेद। देखिए, उपवेद, इसकी संख्या भी 4 है। पहला है इसमें शिल्पवेद, जो वास्तुकला, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। दूसरा है आयुर्वेद, जो मेडिकल, चिकित्सा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इसमें धनुर्वेद, जो सैन्य विज्ञान, मिलिट्री से रिलेटेड है। और तीसरा है गंधर्व वेद, जो मतलब संगीत और कला से रिलेटेड है। देखिए, इनके अध्ययन से उस समय की जो कला, संगीत, वास्तुकला, सैन्य संगठन, इन सब विषयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी में नेक्स्ट है सूत्र साहित्य। देखिए, इस साहित्य की रचना वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए की गई थी। कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्रों से विधि विधान, कर्मकांड, राजनीतिक, विधि और व्यवहार से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है स्मृति। देखिए, सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना की गई, जिसमें मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है महाकाव्य। देखिए, ब्राह्मण साहित्य में हमें 2 महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, इनका जिक्र मिलता है। रामायण में शकों एवं यवनों के साथ संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसी तरह से महाभारत में भी यवन, शक, हूण, पारसिक आदि जातियों की जानकारी हमें मिलती है। इन महाकाव्यों से उस समय के समाज के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो स्थिति है उसकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराण। देखिए, पुराणों की संख्या 18 है। इसमें ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक जो विवरण है
दिया गया है। मोस्टली पुराण तीसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए हैं। इनके रचयिता लोम हर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रावा माने जाते हैं। इन 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण को माना जाता है। पुराणों में राजाओं की वंशावलियां जो है उनका जो भी एक पारिवारिक क्रम रहा है उनका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है। इनमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कांडव, सातवाहन, गुप्त वंशों की जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों अब हम धार्मिक साहित्य के अंदर जो हमारा दूसरा सेक्शन था ब्राह्मणेतर साहित्य, इस पर बात करेंगे। देखिए इसके अंदर बौद्ध और जैन साहित्य आते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य पर बात करते हैं। देखिए ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों की तरह ही बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। देखिए बौद्ध साहित्य में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनमें है पिटक ग्रंथ। देखिए इस ग्रंथ में जो बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे उनका कलेक्शन किया गया है। पिटकों की संख्या 3 है। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। देखिए सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का कलेक्शन है, संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन और नियम से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। और तीसरा जो है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। इस पिटक का संकलन सम्राट अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति में मोगालीपुत तिस की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों बौद्ध साहित्य में त्रिपिटकों के अलावा अनेक ग्रंथ हैं जिनमें प्राचीन इतिहास की जो जानकारियां हैं हमें मिलती है। मिहिर पन्नो ने यूनानी राजा मिनाडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में गुप्त सम्राटों, अंगुतर निकाय से 16 महाजनपदों, दीपवंश और महावंश नामक पाली ग्रंथों से मौर्य काल, महावस्तु और ललित विस्तार से बुद्ध, दिव्या वदान से परवर्ती मौर्य और शुंग शासकों की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। देखिए मैं समझ सकता हूँ एज अ हिस्ट्री का एक स्टूडेंट और टीचर के नाते कि ये जो नाम अभी आप सुन रहे थोड़े से अटपटे से हैं, क्योंकि आज के समय में आप इन नामों की किताबें नहीं देखते हैं। पर क्या करें, थोड़ा सा बोरिंग है। पर आपको ये जो सिस्टमेटिक जो किताबों के नाम जो फैक्चुअल डेटा है हिस्ट्री में आपको याद रखना ही होगा, अगर हिस्ट्री में आगे अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो। ठीक है, तो आगे भी ऐसे अटपटे से नाम आएंगे तो बोर मत होइएगा, ये मान के चलिए कि यही हिस्ट्री की जान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य की तरह ही जैन साहित्य में भी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। जैन धर्म ग्रंथ को आगम कहा जाता है। आचरण सूत्र से जैन भिक्षुओं के आचार व्यवहार के नियमों, भगवती सूत्र से महावीर के जीवन और 16 महाजनपदों, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से जैन धर्म का आरंभिक इतिहास, हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन से चंद्रगुप्त मौर्य आदि की जानकारियां हमें मिलती हैं। तो दोस्तों ये था धार्मिक साहित्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे धार्मिकेतर, मतलब धर्म से इतर, धर्म से हटकर लिखा हुआ साहित्य। कई सारी किताबों में मैंने काफ़ी सारी किताबें जो आपकी देखी हैं, इसको लौकिक साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य ऐसे डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो कुछ भी समझिए, धार्मिकेतर धर्म से हटकर जो लिखा हुआ साहित्य है उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों अभी हमने धार्मिक साहित्य पर बात करी है। देखिए जो धार्मिक साहित्य था इनका जो मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देना। ठीक है, इसीलिए उससे जो हमें राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त या पूरी जो जानकारी है नहीं मिलती है। लेकिन धार्मिकेतर साहित्य से तत्कालीन समाज, जो उस समय का समाज था, जो भारतीय समाज था, उसके सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें है पणिनि की अष्टाध्यायी से व्याकरण और पूर्व मौर्य काल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश,
पतंजलि की महाभाष्य से शुंग वंश, गार्गी संहिता से यवन आक्रमण, सोमदेव के कथा सरित सागर से राजा विक्रमादित्य, वाण भट्ट के हर्षचरित से हर्ष, वाक्यपति के गौण वहों से कन्नौज शासक यशोवर्मा, कल्हण की राज तरंगिणी से कश्मीर आदि की जानकारियां हमें मिलती हैं। दोस्तों ये था धार्मिकेतर साहित्य में जो इंडियंस है उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके बारे में। अब इसी के अंदर हम एक जो फॉरेनर है, जो विदेशी है, उनके भी जो यात्रा वृत्तांत है उन पर बात करते हैं। देखिए पुराने समय से ही जो हमारे राजा महाराजा थे उनके विदेशों से लिंक संपर्क रहे हैं। आपको पता है कि सिकंदर के जो भारत पर जब उनका अटैक हुआ था, उनके उसके बाद से, उस टाइम पीरियड के बाद से यूनान और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिमी देश है, उनसे भारतीयों का संपर्क अब थोड़ा बढ़ता है। देखिए अलग अलग टाइम पीरियड में भारत में आने वाले जो हिस्टोरियन हैं, राजदूत हैं, जो यात्री हैं, उन्होंने अपने वृत्तांत छोड़े हैं। वे प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करते हैं। इनमें जो है यूनानी, अरबी, चीनी, तिब्बती, इन यात्रियों के जो वृत्तांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके अब इन पे बात करते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा यूनानी वृत्तांत। देखिए यूनानी प्राचीनतम लेखकों में हेरोडोटस और टेसियम के जो विवरण हैं वो ईरानी अधिकारियों और अनुश्रुतियों पर आधारित होने के कारण अविश्वसनीय हैं। लेकिन सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी लेखकों में नियाकर्स, अनेसेक्रिटस, आरिस्टोबुल्स आदि के जो वृत्तांत है इसलिए प्रमाणिक और यथार्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे अपनी कृतियों, अपनी रचनाओं के द्वारा भारत के बारे में अपने देश के लोगों को बताना चाहते थे। इसी तरह से सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका बहुत ही ये फेमस जो मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है, वर्क है। इससे हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज और आर्थिक नीति के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टॉलमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, इन सभी से भी भारत के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है चीनी वृत्तांत। देखिए प्राचीन समय से ही जो चीनी यात्री थे वो बौद्ध धर्म स्थलों को देखने के लिए तथा बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने कई सारे स्मरण, अपनी कृतियां, अपने वृत्तांत भी लिखे हैं। देखिए इन चीनी वृत्तांतों में हमें फयान, सुंगयुन, इनसिंग, युआन चुआंग, इन सभी के जो वृत्तांत मिलते हैं। अब देखिए थोड़े से चाइनीज नाम में अटपटे से लग सकते हैं, पर आपको इनको माइंड में बिठाना है, ठीक है। देखिए फयान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, युआन चुआंग हर्षवर्धन के समय की तत्कालीन भारत की जो जानकारियां हैं वो देते हैं। इसी प्रकार से इनसिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और उसका विवरण जो नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के साथ साथ भारतीय समाज और संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए तिब्बती वृत्तांत। तिब्बत से भारत के सांस्कृतिक संबंध बहुत ही प्राचीन काल से रहे हैं। भारत से अनेक बौद्ध भिक्षु और आचार्य तिब्बत गए और वहाँ के अनेक भिक्षु अध्ययन करने के लिए यहाँ आते रहे हैं। इनमें तिब्बत के लामा तारानाथ थे जो 12वीं सदी के आसपास भारत आए थे। लामा तारानाथ के वृत्तांत भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं, जिसमें कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ विशेष उपयोगी हैं। नेक्स्ट है अरब यात्रियों के वृत्तांत। देखिए अरब यात्रियों में जो प्रमुख नाम है अल-बरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, ठीक है। अल-बरूनी ने अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद में राजपूत समय के जो भारतीय समाज का चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी तरह से सुलेमान ने 9वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और उसने पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया है। अल-मसूदी बगदाद का यात्री था। उसने 10वीं शताब्दी में भारत की यात्रा कर राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में उल्लेख किया है।
तो दोस्तों ये थे साहित्यिक स्रोत। हमने बहुत ही ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर हम इसी टॉपिक पे बात करें तो 2 से 3 घंटे बात कर सकते हैं, पर आज का समय ऐसा है कि आपको बिल्कुल ही एक बोलते हैं ना, छोटी वीडियो देखी जाती है, छोटा लेक्चर सुना जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो हमने छोटे से समय में आज के टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। अब आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। देखिए, अभी तक हमने आपके साथ जितनी भी बातें, जितने भी सोर्सेज के बारे में बताया है, उन सभी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि तो प्राचीन भारतीय इतिहास की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आदि व्यवस्थाओं के विषय में ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ और सम्यक इतिहास लेखन इन उपलब्ध स्रोतों की गहन वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण व्याख्या के द्वारा ही संभव हो सकता है। इतिहास के पुनर्निर्माण की दिशा में ये जरूरी होता है कि हम साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के जो सोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करें। इस तरीके से हम प्राचीन भारत का विश्वसनीय पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास में हजारों करोड़ों साल पहले घट चुका है, हमें नहीं पता है कि उस समय क्या हुआ था। अब हमें उस इतिहास को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए ये जरूरी है कि उस समय में जो साहित्यिक सोर्सेस हैं, जो पुरातात्विक सोर्सेस हैं, उसका इस्तेमाल करके हम उस समय के इतिहास को दोबारा से गढ़ें, दोबारा से लिखें। इन सब बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तो ये जो हिस्ट्री का निर्माण होगा, ये क्या होगा, विश्वसनीय होगा, ठीक है, ट्रस्टेबल होगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमें सारी सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए इतिहास का पुनर्निर्माण या पुनर्निर्धारण करना है, ठीक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने डीयू के भी पिछले कई क्वेश्चन पेपर देखे हैं और इग्नू के भी। उस सारे क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं और उसके बेसिस पे मैंने ये जो आपके सामने ये स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बताया कि इस टॉपिक से 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले टाइप में है कि आपसे साहित्यिक स्रोतों का महत्व पूछ लेंगे, मूल्यांकन पूछ लेंगे, या पुनर्रचना या पुनर्गठन, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया इसी की चर्चा आपको अपने आंसर में करना होगा। देखिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का निर्धारण कीजिए। अब इसमें जो अभी हमने आज आपका लेक्चर लिया है, इसमें साहित्यिक के बारे में बात करी है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे पुरातात्विक स्रोत, तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आधा नेक्स्ट लेक्चर में डील होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 2 टॉपिक या 2 सब टॉपिक को मिला के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट है कि आपसे पूछ लेंगे कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, ठीक है। आप शॉर्ट नोट धार्मिक साहित्य या धार्मिकेतर साहित्य में ये लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एग्जाम में घुमा नहीं पाएगा जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो आप पिछले जो क्वेश्चन पेपर है अपने एकेडमिक सेशन के, वो देख लीजिए, चाहे आप डीयू में हो चाहे इग्नू में हो। देखिए, आप में से काफ़ी सारे बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, आईएएस, आईपीएस और दूसरे कंपटीशन के पेपर, उसमें भी हिस्ट्री का आपको ये क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है। तो उसमें यही सारी चीज़ें आपसे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ ली जाती है। अंतर कुछ नहीं है, बस घुमाने भर की देरी है, टॉपिक वही है। तो अभी से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, किसी भी लेवल के लिए आप मार नहीं खाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और आपसे डिस्कस कर लूँ। देखिए, अब आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आज के समय में गूगल पे, यूट्यूब पे भर भर के मतलब हर टॉपिक पे आपको मटेरियल मिल जाएगा, पर वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। आपको पता है कि मैं डीयू से और इग्नू से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं पॉलिटिकल साइंस में, 40-45 दोस्त हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं, गेस्ट, अडोक, रेगुलर, और कुछ है इग्नू में जो एकेडमिक काउंसलर साथी हैं। तो वीडियो बना रहे हम बात करते हैं कि भाई बच्चे ने लिखा तो सही, पता नहीं कहाँ से लिखा, ऑथेंटिक है कि नहीं। अभी ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहे हैं, भर भर के जो यूट्यूब में आ रहा है मटेरियल, बच्चे अपने आंसर में सेम लिख दे रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि उनके मार्क्स कम आते हैं।
और जब उनका रिजल्ट आता है तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि उन्होंने गलती क्या करी है। एक्चुअली ये जो बच्चे होते हैं ये मोस्टली 70 to 80% ओपन के ही रहते हैं। इग्नू के ओपन के बच्चे हो गए, आप SOL के नॉन कॉलेज के बच्चे हो गए। तो ना ही उनको सोर्स बताया जाता है कि किस किताब से आप पढ़ेंगे, ना ही वो बच्चे भी एफर्ट करते हैं लाइब्रेरी में या किताब खरीदने में या कहीं बुक स्टोर से कोई ऑथेंटिक बुक लेके आए। तो ये जो कह लीजिए कि धोखा होता है उन्हीं बच्चों के साथ होता है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपका ये यूट्यूब चैनल का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हम बिल्कुल ऑथेंटिक मतलब अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे हमारे साथी हैं जो लेक्चर तैयार होने के बाद उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं और फिर हम क्रॉस चेक करने के बाद फिर हम लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो क्वालिटी के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहता है कि जो एरर है, जो मिस्टेक है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो, और रहेगी भी तो बिल्कुल ही माइनर सी 0.001%। पर हमारी कोशिश है कि बिल्कुल 100% क्वालिटी ऑथेंटिक अपना कंटेंट हम रखें। ये जो लेक्चर है विवेक सर ने तैयार किया था और काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने भी पढ़ी थी, मैंने भी इस टॉपिक के लिए देखा था। पर बेसिकली जो 3 बुक्स हैं ये तीनों ऑथेंटिक है। आप चाहें तो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी सस्ती हैं। जैसे पहली है द्विजेंद्र नारायण की श्रीमाली की, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। ये जो बुक है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय पब्लिकेशन में ये प्रिंट होती है। बहुत ही सस्ती है, नो प्रॉफिट नो लॉस में ये बुक निकलती है। दूसरी है रोमिला थापर की पूर्वकालीन भारत। ये भी हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलती है। और तीसरी है कृष्ण गोपाल और हुकुमचंद्र की, ठीक है, ये भी है भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पार्ट 1। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी जयपुर वो पब्लिकेशन है। तो ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, सस्ती हैं, क्वालिटी है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप परचेज ना भी करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप 5 से 6 किताबों को पढ़ के टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे वो हम एक प्लेटफॉर्म में एक लेक्चर में आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पुरातात्विक स्रोतों पर रहेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर वाकई काम का लगा तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अपने पॉजिटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो साथियों अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब बढ़े सब। थैंक यू।